नमस्ते एंड हेलो आप सबको। आज हम फिर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता की ग्रेट लर्निंग्स की सीरीज़ में डिस्कशन करने के लिए। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक है। लेट्स आस्क पापा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो पापा, क्या टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं? साक्षी, आज का जो लर्निंग है वो बड़ा स्पेशल, बड़ा विलक्षण है, क्योंकि आम तौर पर शायद लोगों ने भगवत गीता को इस नज़रिए से ना देखा हो। और आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है एक आदर्श शिक्षक या एक आदर्श अध्यापक। और अगर आप ध्यान से देखें, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो एक ऐसा ही संवाद है कि एक बहुत ही सौम्यता के साथ एक शिक्षक अपने एक ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे शिष्य को जो बड़ा व्यग्र है या समझने में समय ले रहा है या इंग्लिश में कहे रिलक्टेंट है, उसको किस तरह से मोल्ड करते हैं, ये सारा हम देखते हैं। जहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा की बात है, हम सब जानते हैं भारत में ये परंपरा हमारे युगों युगांतरों से चल रही है। और आप देखिए, उपनिषद के समय से ही, उपनिषद का मतलब ही यही होता है कि पास में नीचे बैठना। सो गुरु और शिष्य इकट्ठे बैठे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा हमारी बहुत पुरानी है और यही कारण है कि वेद व्यास जो बहुत बड़े एक संत ऑथर जिन्होंने महाभारत भी लिखी, उनके नाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व भी हम मनाते हैं। सो गुरु की भारतीय संस्कृति में बहुत बहुत बड़ी उनकी पोजीशन है, बहुत बड़ा उनका स्थान है। और इसी तरह से इस संवाद में जो श्रीमद् भगवत गीता का संवाद है, इसमें हमने इसी चीज को जो है एक तरह से निर्दिष्ट किया है और इसको एनालाइज करने की कोशिश की है। ओके, सो पापा, ये जो अर्जुन एंड श्री कृष्ण संवाद है, उसमें हमें एक आदर्श शिक्षक की झलक किस प्रकार से दिखती है? अच्छा, अब आप इसको इस तरह से देखिए कि जब ये पूरा संवाद बिल्ड हो रहा है, मतलब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक, तो आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के दो तरह के प्रश्नों का जवाब दिया है। एक जिसमें क्या है, व्हाट, जिसमें वो कुछ पूछना चाह रहा है, और भगवान कृष्ण ने केवल इस क्या का ही जवाब नहीं दिया बल्कि क्यों का भी जवाब दिया। मतलब पूरा उसका रैशनल बैकग्राउंड या उसका कारण बताया कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। और अगर इसको हम इस पूरी चीज को हम ध्यान से देखें, इस पूरे डायलॉग को, तो हम देखते हैं कि उन्होंने इस संवाद के दौरान न केवल अर्जुन के विवेक या इंटेलेक्ट को परिष्कृत करने की कोशिश की ताकि वो चीजों को बेहतर समझे, बल्कि साथ ही साथ उसको एक पर्पज ऑफ लाइफ या जीवन का हमारा पर्पज या उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी पूरा रोड मैप दिया, ताकि ना केवल वो अपना विवेकपूर्ण, अपना हर एक समझ का इस्तेमाल करके आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए भी उसका मार्ग प्रशस्त हो। शिक्षक को हमेशा इस दृष्टि से देखा गया कि उसमें माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, दोस्त भी है। सो एक पथ प्रदर्शक के रूप में जैसे हम शिक्षक को देखते हैं, वही झलक हमें वहां मिलती है। इन्होंने इस पूरे संवाद में अगर आप ध्यान से देखें तो निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दो हमारे जो पूरी हम फिलॉसफी के अंदर जब हम देखते हैं तो प्रवृत्ति है कुछ करने की, जैसे गति या कर्म की भावना, और प्रवृत्ति है जो हमारे इंटरनल पूरे प्रोसेसेस हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इस पूरे संवाद के दौरान प्रवृत्ति और निवृत्ति में सिंथेसाइजेशन या सामंजस्य करने की कोशिश की। तो इसलिए मैं ये देखता हूं कि इनका ये पूरा जो संवाद है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही धैर्यवान शिक्षक अपने एक स्टूडेंट को उसके पूरे प्रश्नों का पूरी धैर्य से सुनने के बाद उसको जवाब दे रहा है, ताकि ना केवल उसको वो जवाब मिल जाए बल्कि भविष्य भी उसका प्रशस्त हो, अच्छे काम करने के लिए वो अग्रसर हो। पापा, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसका मतलब ये होता है, प्रवृत्ति होती है कि हम किसी भी काम, इट इज द फिजिकल साइड ऑफ आवर पर्सोना, कि हम कोई काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, हमें ये करना है, ये काम करना है, इस तरह से करना है। और निवृत्ति जो होती है, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस से चल रहे हैं कि हमारे अंदर हमें कौन गाइड कर रहा है, क्या कर रहा है। जनरली इन दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो कई बारी हमारा उस तरह से प्रवाह हमारे सारे एक्शंस का नहीं रह पाता जो
जरूरी है, लेकिन अगर इनमें सामंजस्य हो जाए तो फिर तो आप एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सकते हैं, और यही भगवान कृष्ण का प्रयास था. So your external behavior and your internal thinking. You are synthesizing the two. Okay, Yeah, okay, yeah. got it now. Like thinking कि क्या मतलब है इसका. Okay, so पापा जब आप ये बता रहे हो हमें, तो एक आदर्श शिक्षक जो होता है वो किस रूप से अपने शिष्यों को प्रभावी रूप से दिशा प्रदान करता है? देखो, हम सब स्टूडेंट रहे हैं और हम में से बहुत से लोग आज के समय में शिक्षक भी होंगे. मेरे ख्याल से जो एक सबसे सुनियोजित तरीके से एक शिक्षक और शिष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है, उसके 4 चरण हैं. तो पहला चरण है कि जो शिक्षक है वो शिष्य के सभी प्रश्नों या उनको धैर्यपूर्वक सुने. ऐसा कोई व्यवहार ना करे. जैसे आप इमेजिन करिए, एक कक्षा के अंदर 30-40 शिष्य होते हैं. अब उसमें कई बहुत प्रखर हैं, कुछ थोड़ा समझने में समय भी लेते हैं. तो एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो सबको समान समय दे, खासतौर पे जो लोग थोड़ा भीरू हैं या कुछ बोलने में उनको संकोच होता है, उल्टा उनको ज्यादा समय दे ताकि वो भी खुल के अपने प्रश्न पूछे. तो ये होगी पहली स्टेज. दूसरी स्टेज है जो प्रश्न पूछे हैं उनका पूरे धैर्य के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब दिया जाए, ताकि वो जो शिष्य है उसको ये चीज वो रजिस्टर कर पाए कि मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है. अब इस उत्तर को देते समय एक अच्छे शिक्षक का प्रयास ये भी होता है कि वो उसको वैलिडेट करे या उसको सत्यापित करे. हम सत्यापित कैसे करते हैं? हम कोई उदाहरण, एग्जाम्पल्स या एनेक्डोटल एविडेंस देकर हम किसी भी चीज को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं. एक बार समझ नहीं आता, दोबारा करते हैं. आप इस संवाद में भी देखें कि कृष्ण जो है वो बिल्कुल धैर्य नहीं खोते, और कई मौकों पर ऐसा हुआ कि अर्जुन समय ले रहे हैं समझने में, लेकिन श्री कृष्ण ने कहीं धैर्य नहीं खोया. उन्होंने एक के बाद एक एग्जाम्पल्स या उदाहरण दिए ताकि उनको ये जो चीज समझाई जा रही है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए. जब ये तीसरा चरण जब पूरा हो जाता है तो चौथा चरण है कि शिष्य के मन में गुरु के प्रति भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास ये पैदा हो. जो ही ये पैदा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका पूरा जीवन संवर जाता है कि जो बात गुरुजी कह रहे हैं या मेरे शिक्षक कह रहे हैं मुझे उसको फॉलो करना है, इसमें कोई संशय रखना ही नहीं है. जो ही संशय खत्म होता है श्रद्धा आ जाती है. तो आप ये ध्यान से देखिए कि जो ये 3 चरण हैं, अगर 3 चरण सुनियोजित तरीके से हो जाएं तो चौथा चरण अपने आप ही हो जाता है. और आप देखिए कि जब ये संवाद खत्म हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से जो डिस्कोर्स देना था या एक्सप्लेनेशन देना था मैंने सब कुछ दे दिया है. और हमें अच्छी तरह से पता है कि गीता किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी. महाभारत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध से पहले की स्थिति है. तो भगवान कृष्ण कहीं भी अर्जुन को फोर्स नहीं करते या उस पर ये बल नहीं लगाते कि जो बात कही गई है उसका वो अनुसरण भी करे. सो एक अच्छा शिक्षक वही है कि जो अपने शिष्यों का दृष्टिकोण इतना विकसित कर देता है कि जो अंतिम निर्णय वो लेना उस पर ही छोड़ देता है, और अधिकांश मौकों पर या मैं कहूँगा हर एक मौके पर वो जो शिष्य है वो एक अच्छा निर्णय ही लेगा. तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये चारों चरण जो हैं, ये मैंने इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर 18 तक लगातार देखे. इसलिए मुझे ये लगा कि ना केवल उन्होंने एक अच्छे शिक्षक होने का एक जो है रोल अदा किया, बल्कि उससे भी कहीं अधिक उन्होंने आने वाली सभी शिक्षकों की पीढ़ियों के लिए भी एक मैनुअल बना के भी दे दिया. तो ये मेरे को समझ में आता है कि श्रीमद् भगवद गीता से ये एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है. काफी इंटरेस्टिंग है ये. मतलब मैंने तो इस एंगल से कभी देखा ही नहीं श्रीमद् भगवद गीता. बहुत से लोगों ने नहीं देखा है. मतलब कितनी बारी ऑफ कोर्स, मतलब हमें पता है कि उसमें काफी लेसन्स हैं, बट इतने प्रैक्टिकल. मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हमारी ये प्रक्रिया अब प्रारंभ हुई है. हम हर एक बारी जब इस श्रीमद् भगवद गीता नामक समुद्र में जब कूदेंगे, आप देखना हर एक बारी हम कोई बहुत ही विलक्षण सीख या बड़ी अच्छी लर्निंग लेकर बाहर निकलेंगे. और इससे ना केवल तुम्हें लाभ होगा, मुझे लाभ होगा. हम जब आपस में संवाद करते हैं तो दोनों पक्षों को लाभ होता है, बल्कि हर एक कृष्ण भक्त को भी लाभ होगा. और हमारी ये प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार
चलती रहेगी। एब्सोल्युटली, और हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ लर्निंग के लिए सर्टेनली। सो थैंक यू पापा, इतने इंटरेस्टिंग और सार्थक सेशन के लिए। आज का इंटरेक्शन काफी ज्यादा फ्रूटफुल था, एटलीस्ट फॉर मी, लर्न एज अ स्टूडेंट एंड आल्सो एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर व्हेन आई ट्रेन। या तो साक्षी, हम आने वाले समय में एक के बाद एक इसी तरह से संवाद हम भी करते रहेंगे, और हर एक बारी कोई बहुत अच्छी सी लर्निंग ना केवल हम रिकॉल करेंगे, बल्कि हम सीख के अपने जीवन में उसको प्रतिपादित करने का भी प्रण लेकर यहाँ से निकलेंगे। जय श्री कृष्ण।